हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 6 नवंबर 2020 के। तो फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें। आप ये करंट अफेयर्स और डिफरेंट स्टडी मटेरियल जो वेबसाइट पर अवेलेबल है उसको जाके देख सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले प्रीवियस डे की न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से एंड देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। प्रियंका राधाकृष्णन ये पहली इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर बनी है न्यूजीलैंड की। एंड न्यूजीलैंड में क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है जिसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड नहीं है। न्यूजीलैंड में क्वीन जो होती है वो हेड ऑफ स्टेट होती हैं, वहीं जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। करंट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जकिंदा अर्दन है। WWF वाटर रिस्क फिल्टर ने कहा कि 30 इंडियन सिटीज़ जो हैं वो 100 सिटीज़ में शामिल हैं जिनको आने वाले समय में यानी कि 2050 में जो वाटर रिस्क को फेस करने वाली हैं, और इसमें 50 सिटीज़ जो हैं वो चाइना की हैं और 30 जो हैं वो भारत के शहर हैं। नेक्स्ट इज कर्नाटिक म्यूजिक वायलिनिस्ट TN कृष्णन पास्ड अवे। उनका हाल ही में निधन हो गया और वो काफ़ी फेमस कर्नाटिक म्यूजिक वायलिनिस्ट थे। तो कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे कि TN कृष्णन जो है वो कौन सा यंत्र बजाते थे, तो वो वायलिनिस्ट थे, वायलिन बजाते थे। नेक्स्ट इज चाइना हॉल्टेड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट IPO ऑफ एंट ग्रुप्स जायंट। तो ये एंट ग्रुप है जिसमें जो अलीबाबा के फाउंडर हैं जैक मा, उनका 8% जो है इसमें ओन करते हैं वो शेयर, और 50% वोटिंग राइट्स हैं उनके पास। एंड IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को यहाँ पर रोक दिया गया है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है जब भी किसी कंपनी को पहली बार जब अपना कैपिटल रेज करना होता है तो वो अपने जो शेयर्स हैं उनको पब्लिक में इशू करते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 2.5 करोड़ रूरल होम्स टैप कनेक्शन अंडर द जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के तहत अब तक 2.5 करोड़ रूरल घरों को, ग्रामीण घरों को टैप कनेक्शंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। एंड इसमें जो गोवा है वो पहला स्टेट बना है जिसने हर घर को जल जो है टैप कनेक्शन प्रोवाइड किया है। उसी तरह तेलंगाना और बिहार ने इसमें टॉप किया है, वहीं बॉटम में वेस्ट बंगाल रहा है। नेक्स्ट इज ज्वालागट्टा अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस को हैदराबाद में लॉन्च किया गया और इसको ज्वालागट्टा जो प्लेयर हैं उन्होंने लॉन्च किया है। पन्ना टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एनुअल पॉलिटिकल डायलॉग ऑफ इंडिया एंड GCC ट्रायो का, GCC यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल और भारत के बीच में जो एनुअल पॉलिटिकल डायलॉग होता है वो वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट डेटा रिवील्स द इंडियाज एक्सपोर्ट डिप 5.4%। अक्टूबर में भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 5.4% घटा है, वहीं इंपोर्ट भी घटा है। तो ओवरऑल जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो कम हुआ है। MIT स्टूडेंट्स वन अ ग्लोबल हैकेथॉन अवार्ड ऑर्गेनाइज्ड बाय नासा। तो नासा का जो इंक्यूबेटर इनोवेशन प्रोग्राम है उसने एक हैकेथॉन ऑर्गेनाइज किया विच इज़ द 9th इंटरनेशनल नासा स्पेस एप्स चैलेंज, और इसमें मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बेस्ट पीपल चॉइस अवार्ड जीता है। नेक्स्ट इज 6 वुमेन स्टार्टअप्स हैव वन COVID-19 श्री शक्ति चैलेंज। तो ये जो श्री शक्ति चैलेंज है इसको MyGov ने कॉन्स्टिट्यूट किया इन पार्टनरशिप विद UN Women, ताकि स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाए, स्पेशली जो वुमेन के द्वारा लेड की गई स्टार्टअप्स हैं। सो इसमें 6 वुमेन स्टार्टअप्स ने जीता है डिफरेंट कैटेगरीज में। सो अब हम आगे की न्यूज़ जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज इंडिया स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशंस ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट अडॉप्टेड एट यूनाइटेड नेशंस। तो भारत द्वारा प्रायोजित परमाणु निशस्त्रीकरण पर प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में अपनाया गया है, और यहाँ पे जो 2 रेजोल्यूशंस हैं, 2 संकल्प हैं, वो है कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियार के उपयोग पर प्रतिबंध, एंड दूसरा रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर अंडर द न्यूक्लियर वेपन्स क्लस्टर, परमाणु खतरे को कम करना। तो ये 2 संकल्प जो है ये अडॉप्ट कर लिए गए हैं। द रेजोल्यूशंस एम एट रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड प्रोहिबिटिंग यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो इन प्रस्तावों का उद्देश्य
परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना है और परमाणु हथियार के उपयोग को रोकना है। India had tabled the resolution on Convention on the Prohibition of Use of Nuclear Weapons since 1982। भारत ने 1982 के बाद से परमाणु हथियार के उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में कन्वेंशन पर संकल्प लिया था। ठीक है, तो भारत ने 1982 से ही यहाँ पर कहा था कि ये रेजोल्यूशन लेने के लिए इसको टेबल किया था कि भाई इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाए 1982 से ही। इसके अलावा जो रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर है, जो दूसरा रेजोल्यूशन है, इसको 1998 में टेबल किया गया था। इससे पहले भी एक ट्रीटी जिसका नाम न्यूक्लियर वेपन्स कन्वेंशन है वो प्रपोज की गई थी ताकि ये न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म किया जा सके, और लेकिन इसके जो नेगोशिएशंस हैं वो अभी भी इनएक्टिव हैं इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट, जो कि एक यूएन की बॉडी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है इस पर अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं, अभी फाइनलाइज कुछ नहीं हुआ है एंड मीनवाइल वो इनएक्टिव है। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडियाज रेजोल्यूशन ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत के प्रस्ताव के बारे में सही है? इट एम्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड प्रोहिबिट द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसका उद्देश्य है परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना है। इंडिया had tabled the resolution on convention on the prohibition of the use of nuclear weapons since 1998। भारत ने 1998 के बाद से परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में कन्वेंशन पर संकल्प लिया था। सो 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ध्यान से पढ़िए। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज केवल एक जो है वो सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट इज प्रसार भारती सीईओ शशि शेखर वेम्पति is the chairman of the committee which has been formed by Ministry of Information and Broadcasting Ministry to review guidelines for television rating agencies। तो हाल ही में टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के दिशा निर्देश की समीक्षा करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक समिति बनाई है, और जो प्रसार भारती के सीईओ हैं शशि शेखर वेम्पति, ये इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा इस समिति में डॉक्टर शलक, डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय और पुलक घोष शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कमेटी फॉर्म की गई है। इसका उद्देश्य पहले तो ये है कि जो टेलीविजन रेटिंग्स के लिए गाइडलाइंस है उनको रिव्यू करना, इसके अलावा जो भी नए डायनेमिक्स इवॉल्व हो रहे हैं उनको भी एग्जामिन करना है, और 2 महीने में इनको अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। इसके अलावा वो ट्राई की जो रिकमेंडेशंस हैं टेलीविजन रेटिंग्स पे उसको भी स्टडी करेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग नोटिफाइड प्रेजेंट गाइडलाइंस ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया इन 2014। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2014 में भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियां पर मौजूद दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया है। सो क्वेश्चन आपके लिए, who among the following ministry has formed a committee to review present guidelines for television rating agency। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के वर्तमान दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस कमेटी का गठन किया है। नेक्स्ट इज एक एमओयू जो साइन होना है बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, उसको मंजूरी दे दी गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, और ये होगा इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन में। ठीक है, तो स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और इजराइल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। यहाँ पर कौन कौन से एरिया ऑफ कॉपरेशन कवर होंगे इस एमओयू में? सबसे पहला, जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, चिकित्सा पेशेवर हैं, उनका प्रशिक्षण और विनियम यानी कि ट्रेनिंग और एक्सचेंज होगा। देन इसके अलावा असिस्टेंस इन सेटिंग अप ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, जो भी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हैं उनकी स्थापना में सहायता। देन शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपर्टीज रिगार्डिंग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर हेल्थ ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क, तो जलवायु जोखिम के खिलाफ नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भेदता मूल्यांकन के बारे में ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करना है।
ठीक है, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रिस्क इम्पोज होगा उससे कैसे डील किया जाना चाहिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्रीन हेल्थ केयर के विकास के लिए समर्थन और जो म्यूचुअल रिसर्च है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, इंडिया और इसराइल के हम रिलेशंस की बात करें तो इंडिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था स्टेट ऑफ इसराइल को ऑन 17 सितंबर 1950। तो भारत ने 17 सितंबर 1950 को आधिकारिक रूप से इजराइल राज्य को मान्यता दी थी और दोनों कंट्रीज में जो फुल डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश हुए थे, यानी कि पूर्ण राजनयिक संबंध जो स्थापित हुए थे, वो 1992 में हुए थे। और फिर इसके बाद इंडिया और इसराइल का जो कॉपरेशन है वो डिफरेंट एरियाज में बढ़ा है, जैसे इकोनॉमिक कॉपरेशन, आर्थिक सहयोग बढ़ा है, देन डिफेंस कॉपरेशन, स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन, सामरिक सहयोग, रक्षा सहयोग, इसके अलावा काउंटर टेररिज्म में सहयोग, वाटर हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चर, स्पेस कोलैबोरेशन, हेल्थ और मेडिसिन सेक्टर में जो सहयोग है उसको बढ़ावा मिला है। इसराइल जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है इंडिया का, रशिया के बाद। एम्बेसी जो भारत की है इसराइल में वो तेल अवीव में है और इसराइल की जो एम्बेसी है भारत में वो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली एन एमओयू हैज बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड इसराइल ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ डैश। हाल ही में भारत और इसराइल के बीच एक डैश के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हेल्थ एंड मेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन, एस्ट्रोनॉमी एंड ऑल ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कौन सी फील्ड में साइन किए गए हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज हेल्थ एंड मेडिसिन। नेक्स्ट इज एक और एमओयू को यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है बाय यूनियन कैबिनेट। ये है जो CDSCO यानी कि जो भारत की रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ड्रग रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ और यूके मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि यूके की जो रेगुलेटरी एजेंसी है, इन दोनों के बीच में एमओयू को जो है मंजूरी दी गई है। एंड दिस इज द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन। तो ये जो है उत्पाद नियामक एजेंसी जो यूके की है और भारत की जो CDSCO है, इसमें चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में एमओयू को मंजूरी दी गई है। मेन एरियाज ऑफ कॉपरेशन कौन कौन से हैं यहाँ पर? सबसे पहला है एक्सचेंज ऑफ सेफ्टी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस, यानी कि दवाओं और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित सुरक्षा सूचनाओं का आदान प्रदान। क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। इसके अलावा जो भी सेमिनार्स होंगे, जो भी कॉन्फ्रेंसेज होंगी जिसको इंडिया और यूके ऑर्गेनाइज करेंगे, इसमें पार्टिसिपेशन होना। इसके अलावा आपस में जो इंफॉर्मेशन उसको एक्सचेंज करना ताकि जो अनलाइसेंस एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके, उन पर नियंत्रण लगाया जा सके। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन एट इंटरनेशनल फोरा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समन्वय, और इसके साथ साथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉपरेशन ऑन गुड प्रैक्टिसेस, अच्छी प्रथाओं पर सूचना और सहयोग का आदान प्रदान। CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो भी उन फंक्शंस को डिस्चार्ज करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940। और ये ड्रग के इंपोर्ट को, दवाओं के आयात को, नई दवाओं की मंजूरी को, इसके अलावा नई दवाओं की गुणवत्ता को और नैदानिक परीक्षण को नियंत्रित करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली के अंतर्गत आता है और उसके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में स्थित हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इससे जुड़ा। Which of the following statements is or are correct about the Central Drug Standard Control Organization? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? It regulates the imports of drugs, approval of new drugs, quality of new drugs and clinical trials in India. It works under the Ministry of Health and Family Welfare. ये भारत में दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी, नई दवाओं की गुणवत्ता और नैदानिक परीक्षणों को नियंत्रित करता है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। सो 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में है कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू द साइनिंग ऑफ एमओयू। तो एक और एमओयू को अप्रूवल दिया गया है जो इंडिया और यूके के बीच में साइन हुआ है इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन
टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये दूरसंचार और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों ही देशों के बीच में सहयोग पर जो समझौता ज्ञापन है उसको स्वीकृति दी गई है। द MOU सीक्स टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूके इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। समझौता ज्ञापन दूरसंचार के क्षेत्र में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच सहयोग को मजबूत करने का प्रयास करता है। इसके अलावा ये इंडिया की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता है ताकि वो अपने ICT इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सके। बोथ कंट्रीज हैव आइडेंटिफाइड वेरियस एरियाज ऑफ कॉपरेशन। तो दोनों देशों के बीच में सहयोग की कुछ जो एरियाज हैं वो है स्पेक्ट्रम प्रबंधन, दूरसंचार अवसंरचना की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, दूरसंचार संपर्क टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग मोबाइल रोमिंग, टेलीकम्युनिकेशन ICT पॉलिसी एंड रेगुलेशन, दूरसंचार संपर्क जिसमें मोबाइल रोमिंग शामिल है। इसके अलावा दूरसंचार ICT नीति और विनियम आदि शामिल है। यूके की हम बात करें तो ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है। ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में स्थित है। इसकी कैपिटल लंदन है और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। बोरिस जॉनसन जो है यहाँ के करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन है, रिसेंटली एन MOU हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट बिटवीन इंडिया एंड यूके इन द फील्ड ऑफ डैश। हाल ही में डैश के क्षेत्र में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कैबिनेट द्वारा एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। टेलीकम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड पब्लिक पॉलिसी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार। Next is an MOU was also approved between India and Spain for cooperation in the field of astronomy. तो मंत्रिमंडल ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और स्पेन के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। This MOU will help in the development of new scientific results, new technologies, capacity building and joint scientific projects. तो ये समझौता ज्ञापन नए वैज्ञानिक परिणामों, नए प्रौद्योगिकियों, क्षमता निर्माण और संयुक्त वैज्ञानिक परियोजनाओं का विकास में मदद करेगा। इसमें जितने भी क्वालिफाइड साइंटिस्ट, स्टूडेंट और टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं कॉन्फ्रेंस और सेमिनार जो इसके अंतर्गत ऑर्गेनाइज की जाएंगी उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पेन की हम बात करें तो ये कंट्री जो है साउदर्न यूरोप में लोकेटेड है। ये अपना बॉर्डर फ्रांस, पोर्तुगल, एंडोरा और मोरक्को के साथ शेयर करती है। ये आइबेरियन पेनिनसुला का एक हिस्सा है। इसकी कैपिटल मैड्रिड है और जो करेंसी है वो यूरो है। इसके अलावा यहाँ पे पार्लियामेंट्री मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर पेड्रो संकेज हैं। क्वेश्चन आपके लिए, स्पेन शेयर्स इट्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। स्पेन निम्नलिखित देशों में से किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? फ्रांस, पोर्तुगल, मोरक्को एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, यानी कि इन तीनों ही कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है स्पेन। नेक्स्ट इज इंडिया का जो एडवांस्ड वर्जन है पिनाका रॉकेट सिस्टम का उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। एंड ये जो डिज़ाइन है नए वर्जन का पिनाका रॉकेट सिस्टम का, इसको DRDO की जो लैब है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी, इन दोनों ने मिलकर किया है। ये जो न्यू रॉकेट सिस्टम है इसकी रेंज ज़्यादा है और इसके साथ साथ इसकी लेंथ कम हो गई है इन कंपैरिजन टू द ओल्डर वेरिएंट, इसके पुराने वाले वर्जन की तुलना में। और ये ओल्डर वर्जन को रिप्लेस करेगा और अब इंडियन आर्मी में इस्तेमाल किया जाएगा अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की हम बात करें तो इसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया और ये इसमें 44 सेकंड में ये 12 रॉकेट को दाग सकता है। तो इसके समझ में आता है कि कितना ये लीथल वेपन है, कितना ये घातक हथियार है। एंड इसका जो डेवलपमेंट है वो लेट 1980s में स्टार्ट हुआ था रशिया का जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उसको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, पिनाका इंडियन वेरिएंट है। सो क्वेश्चन है, एन एडवांस वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय डैश। सो पिनाका रॉकेट प्रणाली का एक अग्रिम संस्करण डैश द्वारा विकसित किया गया है। इसरो, DRDO, आर्मी डिजाइन ब्यूरो एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
So the correct answer is option B, that is DRDO. Next is 5 नवंबर को हर वर्ष वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है, क्योंकि ये जो दिन था ये दिसंबर 2015 को अडॉप्ट किया गया था इन द ऑनर ऑफ अ ट्रू जापानीज स्टोरी ऑफ इनामुरा नोही, जिसमें एक फार्मर ने अपने सारे जो भी खेत हैं उनको जला दिया था ताकि लोगों को वार्निंग दे सकें पॉसिबल सुनामी का, जब अर्थक्वेक आया था 1854 में। एंड इस वर्ष की जो सुनामी अवेयरनेस डे है ये सेंडाई 7 कैंपेन का टारगेट ई को पब्लिसाइज करती है, जो एनकरेज करती है देशों को और समुदायों को, यानी कंट्रीज और कम्युनिटीज़ को एनकरेज करती है ताकि वो नेशनल और लोकल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज को बनाएं, ताकि और लोग की जान बच सके, ऐसे डिजास्टर से लोग की जान को बचाया जा सके, रिस्क को कम किया जा सके बाय द एंड ऑफ 2020। इसका दिन का एम यही है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस का कि जो भी लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना कि क्या सुनामी कैसे आती है, कैसे इसके क्या क्या प्रभाव हैं, क्या क्या इसका अर्ली वार्निंग सिस्टम कितना इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। तो इस सब की जो नॉलेज है वो स्प्रेड करने के लिए ये मनाया जाता है। तो सुनामी बेसिकली क्या है, ये जो वेव्स आती हैं सी में, ये वो हैं जो कि अर्थक्वेक या फिर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से आ सकती हैं। इसकी वजह से बहुत ही नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है, इकोसिस्टम को पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इट इज़ अ थ्रेट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एंड इसमें जो कुछ नेचुरल जो वार्निंग सिस्टम वार्निंग होती है, अर्ली वार्निंग जो है, सो उसमें से एक है कि जब पानी तेज़ी से समुद्र से जो आपका तट होता है समुद्र का, तो समुद्र के तट से जब वो समुद्र में बहुत तेज़ी से पानी वापस जाने लगे तो इसका मतलब यहाँ पर एक ये साइन होता है। तो इस तरह की कुछ नेचुरल साइंस होते हैं और कुछ यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर लगे होते हैं तो वहाँ से लोगों को मैसेज दिया जाता है कि आप वहाँ से तुरंत इवैक्यूएट करिए। सो क्वेश्चन आपके लिए, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड ऑन डैश। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस डैश को मनाया जाता है 6 दिसंबर, 8 नवंबर, 5 नवंबर एंड 12 जून। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 5 नवंबर। Next is India CEO Forum on Climate Change has been organized by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन पर भारत CEO फोरम का आयोजन किया गया है और इसके साथ साथ एक डिक्लेरेशन भी साइन किया गया है ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज। और काफ़ी इंडस्ट्री लीडर्स ने कमिट किया है कि वो क्लाइमेट एक्शन प्लान में जो है शामिल होंगे, अपना कमिटमेंट दिया है उन्होंने, क्योंकि इंडिया का जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन गोल हैं, जो INDCs हैं भारत के, जो पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत इंडिया ने अडॉप्ट किए थे, उनको अचीव करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का रोल इम्पॉर्टेंट है। अगर प्राइवेट सेक्टर जो है कार्बन को कम करेगा, कार्बन के उत्सर्जन को, और मतलब it will help create a low carbon sustainable economy, तो यहाँ पे वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सकता है। तो इंडिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 है, इट अर्जेस अस टू टेक एक्शन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। तो सतत विकास लक्ष्य 13 जो है, इसका उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह करता है। इंडिया के INDC टारगेट क्या है कि जो भी एमिशन इंटेंसिटी है ऑफ इट्स GDP उसको 33 से 35% तक घटाना है बाय 2030 बिलो 2005 लेवल्स। इसके अलावा जो शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज से जो इलेक्ट्रिसिटी का शेयर है वो बढ़ाकर 40% करना है बाय 2030, एंड इट विल अब्जॉर्ब 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030। 2030 तक अतिरिक्त वन और पेड़ के आवरण के माध्यम से 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा। सो क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया CEO फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय डैश। जलवायु परिवर्तन पर भारत CEO फोरम का आयोजन डैश द्वारा आयोजित किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसको आयोजित किया। नेक्स्ट इज प्रसार भारती ने एक MOU साइन किया है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। एंड ये जो यहाँ पर MOU साइन हुआ है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य इसका यही है कि एक क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम को लेकर आना है ताकि स्किल डेवलपमेंट हो सके और साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाए टू एवरी हाउस होल्ड इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। तो ये जो सर्विसेज दी जाएंगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। तो MOU का उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में हर घर में कौशल विकास और गुणवत्ता शिक्षा के लिए एक गुणवत्ता शैक्षिक कार्यक्रम लाना है जो कि मुफ्त होगा। इससे गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है कि हर घर में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, वो जो लक्ष्य है वो भी प्राप्त करने में मदद होगी। इस MOU के अंतर्गत 51 DTH एजुकेशन टीवी चैनल्स, ई-विद्या चैनल NCERT के, वंदे गुजरात चैनल और डिजिशाला चैनल जो है प्रोवाइड किए जाएंगे सभी DD फ्री डिश व्यूअर्स को। ठीक है। एंड इसके अलावा जो प्रसार भारती की हम बात करें तो ये नवंबर 1997 में फॉर्म हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसके CEO जो है वो शशि शेखर वेम्पाती हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ा था अभी कि ये एक कमेटी के चेयरमैन होंगे जो टेलीविजन रेटिंग्स की जो गाइडलाइंस हैं उसको रिव्यू करेंगे, है ना। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने इस कमेटी का गठन किया है। सो क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रसार भारती has signed an MOU with Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geoinformatics. This institute is under which ministry? हाल ही में प्रसार भारती ने भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसूचना विज्ञान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संस्थान ये किस मंत्रालय के अधीन है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के अंतर्गत आता है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट इज टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, यानी कि पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया बाय आवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर श्री प्रहलाद सिंह पटेल। और ये कहाँ पे उद्घाटन किया गया इसका? गुरुवायूर में, जो कि केरला में स्थित है। गुरुवायूर जो है, जो अभी ये डेवलप हुआ है गुरुवायूर में, ये एक प्रोजेक्ट है फॉर डेवलपमेंट ऑफ गुरुवायूर केरला अंडर प्रसाद स्कीम, उसके अंतर्गत ये बनाया गया है। और इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 11.57 करोड़ से। इससे जो भी टूरिस्ट हैं जो केरला विजिट करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। प्रसाद स्कीम की हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च की गई थी इन द ईयर 2014-15। और इसका फोकस है कि जो भी पिलग्रिमेज साइट्स हैं या फिर जो भी ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर टूरिज्म प्रमोट किया जा सकता है, तो वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। और जैसे एंट्री पॉइंट्स हैं, इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स हैं, वेटिंग रूम्स हैं, फर्स्ट एड सेंटर्स हैं, इनका भी डेवलपमेंट, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है ताकि वहाँ पर लोगों को सुविधा भी मिले और साथ ही टूरिज्म भी प्रमोट हो सके। प्रसाद की फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। इस प्रसाद स्कीम की शुरुआत जब हुई थी तो कम साइट्स इसमें थी, लेकिन अभी 40 से ऊपर जो है साइट्स इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। कुछ साइट्स हैं इसमें प्रसाद स्कीम के अंतर्गत, जैसे अजमेर राजस्थान की, अमृतसर पंजाब क्योंकि यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, अमरावती आंध्र प्रदेश, यहाँ पे स्तूपा है, देन द्वारका गुजरात, देन गया बिहार, केदारनाथ उत्तराखंड, ये सारी काफ़ी फेमस साइट्स हैं। देन कामाख्या असम में जो कामाख्या टेम्पल है, देन कांचीपुरम तमिलनाडु, मथुरा उत्तर प्रदेश, देन पुरी उड़ीसा, पुरी में जगन्नाथपुरी टेम्पल है, देन वाराणसी उत्तर प्रदेश एंड विलंकानी तमिलनाडु। तो ये सारी जो है कुछ फेमस जो है साइट्स हैं जो इसमें कवर्ड है प्रसाद स्कीम में। क्वेश्चन है, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म इन द स्टेट ऑफ डैश। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री द्वारा डैश में एक पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड ओडिशा। तो कहाँ पर किया गया है इसका इनॉग्रेशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज
केरला। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर्स हैं एंड रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं सभी कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और इसी तरह अपनी तैयारी को मजबूत करिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जीत आपकी ही होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।